हुआ है रूपर्ट ब्रूक के द्वारा द सोल्जर, और ये उनका पिक्चर है। तो चलिए स्टार्टअप करते हैं और सबसे पहले जानते हैं थोड़ा लेखक के बारे में, रूपर्ट ब्रूक के बारे में, जिनका जन्म हुआ था 3 अगस्त 1887 ईस्वी को और उनकी मृत्यु हो गई थी 23 अप्रैल 1915 ईस्वी को। आपको पता होना चाहिए कि ये एक नेवी, जो इंग्लैंड की जो नेवल आर्मी होती है उसमें भी ये थे। और ये इनको जो है वार पोएट के नाम से जाना जाता है। ये युद्ध कवि माने जाते हैं और इन्होंने जो है जो पैट्रियोज्म है, जो इसको जो है जो देशभक्ति की भावना है उसको इन्होंने इंस्पायर किया, उसको इन्होंने बढ़ाया। और ये जो कवि हैं इन्होंने इंस्पिरेशन का जो काम किया इन अर्ली फेज ऑफ WW1, जो वर्ल्ड वार 1 था 1914 में जो स्टार्टअप हुआ वर्ल्ड वार 1, तो उसका जो शुरुआती दौर था उस शुरुआती दौर में इन्होंने देशभक्ति की भावना को जगाने का काम किया। और आगे इनका जन्म ऐसे तो इंग्लैंड में ही हुआ था, लेकिन इनकी मृत्यु जो है एक्सियन सी जो है वहीं उसी के बगल में एक आइसलैंड पड़ता है जिसका नाम है स्काइरॉस। यहीं पे एक बार ये नेवी के, चूँकि ये जवान थे, तो ये इंग्लैंड की तरफ से तुर्की अभियान के लिए जा रहे थे और उसी समय एक कीड़े के इंसेक्ट करने से, काटने से इनको सेप्सिस हो गया। सेप्सिस का मतलब होता है ब्लड पॉइजनिंग, और ब्लड पॉइजनिंग के कारण जो रक्त विषाक्तता थी, जो ब्लड पॉइजनिंग इनका हुआ, उसके चलते जो है इनकी मृत्यु हो गई और इनके साथियों को उसी आइसलैंड पे इनको ब्यूरिड करके आना पड़ा था। ठीक है, लेकिन जो डब्ल्यू बीट्स हैं ये भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोएट हैं। तो डब्ल्यू बीट्स इनके बारे में लिखते हैं, इनके बारे में डिस्क्राइब करते हैं कि द हैंडसॉमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड, कि ये इंग्लैंड के सबसे सुंदर, हैंडसॉमेस्ट डिग्री का अभी क्लास हमारा चल ही रहा है। हैंडसॉमेस्ट, तो हैंडसम जो है ये तो ऐसे पॉजिटिव डिग्री है और इसका बनना चाहिए मोर हैंडसम एंड मोस्ट हैंडसम, लेकिन इस कवि ने हैंडसॉमेस्ट भी बनाया है तो इसको भी सही माना जाएगा। इसलिए द हैंडसॉमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड, ये जो है इंग्लैंड के हैंडसॉमेस्ट यंग मैन है, सबसे सुंदर ये जवान व्यक्ति हैं। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने डिस्क्राइब किया था, उन्होंने बताया था। तो चलिए आगे चलते हैं। ये जो इनकी कविता है द सोल्जर, ये कविता जो है, ये जो युद्ध शुरू हुआ वर्ल्ड वार 1 उसके अर्ली स्टेज में, उसके ठीक कुछ साल पहले ये कविता लिखी गई थी, रिटेन इन नवंबर एंड दिसंबर 1914। कुछ साल नहीं, कुछ महीने आप कह सकते हो। ओनली अ फ्यू मंथ्स आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, जो विश्व युद्ध शुरू हुआ उसके बस कुछ ही महीने बाद ये कविता जो है नवंबर दिसंबर के महीने में 1914 में लिखी गई थी। और ये कविता जो शुरुआती जो 1915 वाला समय था, वहीं इंग्लैंड में एक कैथेड्रल है, कैथेड्रल का मतलब ऐसे गिरजा घर होता है, तो सेंट पॉल नाम का ये जो कैथेड्रल है वहाँ पे ये कविता जो है गाया जाता था देशभक्ति की भावना को जागृत करने के लिए। और अधिकांशतः लोगों के जुबान पे ये कविता होती थी उस समय, क्योंकि ये जो कविता है, द पोएम कैप्चर्स द पैट्रियोटिक मूड, ये कविता जो है इसमें देशभक्ति की भावना को एकदम झकझोर दिया गया इस कविता में। और जो रूपर्ट ब्रूक हैं ये अगर फेमस हुए तो वो देन ये कविता ही है द सोल्जर, इसी कविता के लिए ज़्यादा तौर पे ये जाने जाते हैं।
तो इनका डिस्क्रिप्शन आपको पसंद आया होगा। चलिए जानते हैं कविता किस चीज़ के बारे में है। द स्पीकर इन्फॉर्म्स हिज ऑडियंस। स्पीकर जो है यहाँ पे इन्फॉर्म करते हैं, बताते हैं, किसको बताते हैं? इन्फॉर्म करते हैं, सूचित करते हैं अपने ऑडियंस को। इनका ऑडियंस कौन है? इनका ऑडियंस इनके दोस्त हो सकते हैं, इनके माता पिता हो सकते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम भी इनके ऑडियंस ही हैं, और जो सोल्जर्स थे वो, जो सोल्जर्स हैं वो भी इनके ऑडियंस हो सकते हैं। तो ये अपने ऑडियंस को बताते हैं व्हाट टू थिंक, कि क्या सोचना है आफ्टर हिज डेथ। यदि एक सोल्जर की मृत्यु हो जाती है तो आपको क्या सोचना है। ही टेल्स, वो कहते हैं, them only to consider that a portion of some forest field will be forever in land। वो कहते हैं कि आप बस इतना सोचो कि जब एक सोल्जर की, एक सैनिक की मृत्यु होगी तो वो जिस देश में भी उसकी मृत्यु होगी, जिस देश में भी उसकी मृत्यु होगी, उस देश में जहाँ पे उसकी मृत्यु होगी वहाँ का जो जमीन का टुकड़ा होगा, जो पोर्शन होगा, वो हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये मैं आपको समझाऊंगा आगे कविता में। द सोल्जर हु वॉज रेज्ड एंड नर्स्ड बाई हिज कंट्री। वो सोल्जर, वो सैनिक जिसको अंग्रेजी सरजमी ने, इंग्लैंड ने तराशा है, उसको पाला है, नर्स्ड किया हुआ है, वो सोल्जर जो है वो अगर किसी भी धरती पे दफनाया जाता है तो वो धरती, वो ज़मीन, ज़मीन का वो छोटा सा टुकड़ा हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। एंड आफ्टर ही डाइज, और मरने के बाद, द सोल्जर विल गो टू अ पीसफुल इंग्लिश हेवन। वो सोल्जर जो है एक शांतिमय, जो इंग्लिश हेवन है, जो अंग्रेजी एक तरीके से स्वर्ग समझिए, जो स्वर्ग है वहाँ पे वो जब जाएगा मरने के बाद तो वो वहाँ फिर से अपने इन एक्सपीरियंस को, इन मेमोरीज को, इन स्मृतियों को एक बार फिर से वो रिपीट कर पाएगा। तो आइए जानते हैं, ये तो थीम था, चलिए शुरू करते हैं कविता। ये कविता जो है ये एक सोनेट है, ठीक है। कविता क्या है? ये एक सोनेट है। सोनेट आपको पता ही होता है, ये एक 14 लाइन की कविता होती है। आप गिन सकते हो इस कविता में टोटली 14 लाइन है, ठीक है। तो ये एक सोनेट है। तो चलिए स्टार्टअप करते हैं। सोनेट के जो लाइनिंग होते हैं वो 8 और 6 के हिसाब से बटे हुए होते हैं। मीन्स फर्स्ट स्टेंजा में 8 लाइन्स होते हैं और सेकेंड स्टेंजा में 6 लाइन्स का इंक्लूड होता है। इसके बाद जो फर्स्ट 8 लाइन्स होते हैं उनको ऐसे तो ऑक्टेव शायद कहा जाता है, और जो लास्ट वाले आपके 6 लाइन होते हैं उनको सेप्सिट करके कुछ कहा जाता है, सेप्सिट ही कहा जाता होगा। तो चलिए स्टार्टअप करते हैं ये कविता। कविता आपका कि इफ आई शुड डाई देन नहीं है, देन नहीं है, थिंक ओनली दिस ऑफ मी। इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, दैट देयर इज सम कॉर्नर ऑफ अ फॉर्चून फील्ड दैट इज फॉर इंग्लैंड। यदि मैं मर जाता हूँ, कवि कहते हैं कि यदि मैं मर जाता हूँ तो केवल मेरे बारे में ही सोचना। क्या सोचना है? कि मैं जहाँ कहीं भी मरूंगा, जहाँ कहीं भी उस सोल्जर की मृत्यु हो गई, वो चाहे किसी भी देश में हो, जिस धरती पे, जिस सरजमी पे उसकी मृत्यु होगी, वो सरजमी, वो धरती हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। सपोज करो कि यहाँ इस सरजमी पे, इस धरती पे इस सोल्जर की मृत्यु हो गई है, तो ये धरती जितना दूर, ये जितना स्पेस लेकर के ये सोल्जर अभी है, उतना ये इंग्लैंड का हो जाएगा। क्योंकि ये सोल्जर कहाँ का है? इंग्लैंड का है, तो ये धरती भी इंग्लैंड की ही हो जाएगी। या फिर अगर इसका शरीर जो है वो अगर
उसका अपघटन भी हो जाता है, वो सड़ गल भी जाता है, तो भी वो हड्डियां जो होंगी, वो हड्डियां उस धरती पे अपना आधिपत्य तो जमाए ही रहेंगी। इसलिए वो जगह जहाँ पे सोल्जर की मृत्यु होगी वो हमेशा के लिए, फॉर एवर, हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा इतना। चलिए आगे चलते हैं। आगे कवि कहते हैं, देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कॉन्सील्ड। ये दोनों एक ही में है। तो कवि कहते हैं कि जहां कहीं भी मेरी मृत्यु होगी या फिर उस सोल्जर की मृत्यु होगी, तो उसमें होगा क्या? किसी का शरीर जो है वो शरीर बना हुआ है, तो वो तो जो है आपको पता ही होगा 5 तत्वों से बना हुआ है, ठीक है, जिसमें से एक तत्व जो है क्या है, डस्ट भी है, ये भूमि भी है। तो कवि कहते हैं कि जब मेरी मृत्यु होगी तो होगा क्या कि एक जो मेरा डस्ट है, मीन्स एक इंग्लैंड का जो डस्ट है, जो धूल है, जो मिट्टी है, वो एक दूसरे देश की मिट्टी में कॉन्क्लीड हो जाएगी, समाहित हो जाएगी, दफन हो जाएगी। मीन्स एक समृद्ध देश की मिट्टी एक समृद्धतर देश की मिट्टी में शामिल हो जाएगी, ब्यूरिड हो जाएगी, दफन हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। ए डस्ट, एक धूल, कौन सी मिट्टी कॉन्क्लीड होगी, कौन सी मिट्टी वहां पे सम्मिलित होगी, इस चीज का वर्णन उन्होंने किया है। अब अ डस्ट, एक धूल, हुम इंग्लैंड बोर, जिसे इंग्लैंड ने जन्म दिया, सेप्ट, उसको आकार दिया, एंड मेड अवेयर, और उसको अवेयर बनाया, उसको केयरफुल बनाया, उसको जागरूक बनाया। तो वो मिट्टी जाकर के वहां पे कॉन्सील्ड होगी। एंड गेव ओन्स हर फ्लावर्स टू लव, हर वेव्स टू रोम। इंग्लैंड ने ही क्या किया, उसको अपने फूल दिए प्यार करने के लिए, और अपने वेज दिए, अपने रास्ते दिए, फॉर रोमिंग। रोम का मतलब होता है घूमना फिरना, ठीक है। तो इंग्लैंड ने ही वहां पे अपने रास्ते दिए घूमने फिरने के लिए। मीन्स उसको चलना फिरना भी इंग्लैंड ने ही सिखाया, उसको प्यार करना भी इंग्लैंड ने ही सिखाया। इंग्लैंड ने ही उसको जन्म दिया, उसको तरासा, उसको सेप्ड आउट किया और उसको जागरूक बनाया। वो डस्ट, वो मिट्टी एक दूसरे देश की मिट्टी में कॉन्सिल्ड होगी, दफन हो जाएगी, और वो मिट्टी हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। आगे वर्णन होता है उसी का, अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रीथिंग, वो शरीर जिसको इंग्लैंड की हवा लगी, जो इंग्लैंड की हवाओं को, मीन्स उसको अपने सांस में लेकर के जो शरीर बड़ा हुआ, जिसको इंग्लैंड की जो नदियां हैं उन्होंने तरासा, वो जो इंग्लैंड की नदियों में जो शरीर धुला, नहाया, मीन्स इंग्लैंड की नदियों ने जिसको बड़ा होने में अपना सहयोग दिया, और जो इंग्लैंड की धूप है, जो ब्लेस्ड है, जो पवित्र धूप है, ब्लेस्ड का मतलब होता है पवित्र, तो जो पवित्र धूप है उसने उस शरीर को तरासा। वो शरीर जाकर के उस दूसरे देश की मिट्टी में क्या होगी, विलीन होगी। आगे कवि कहते हैं कि एंड थिंक दिस हर्ट ऑल एवल्सिड हवे, और सोचो मेरे बारे में कि जब मेरा शरीर जो है जब उस दूसरे देश की मिट्टी में मिलेगा तो क्या होगा। ऑल ईवल, मुझ में जितनी भी बुराइयां हैं, मुझ में जितनी भी जो कुछ भी मैंने पाप किए होंगे या जो कुछ भी बुराइयां मुझ में होंगी, वो सारी की सारी विमुक्त हो जाएंगी। मैं जब मरूंगा तो सारी की सारी बुराइयां, सारी की सारी विकृतियां मुझसे मुक्त हो जाएंगी। मैं उन विकृतियों से मुक्त हो जाऊंगा, मैं मुक्त हो जाऊंगा। ठीक है, और
मीन्स यहाँ पे जो ये उन्होंने कहा है कि उनका हार्ट जो है एकदम प्योर हो जाएगा, उनका हार्ट जो है, कवि का जो हार्ट है वो एकदम से फ्री हो जाएगा। किस चीज से? एविल से, बुराइयों से। ठीक है। और उनके हार्ट में बस बचेगा क्या? अपनी मातृभूमि के लिए प्रेम बचेगा। आगे कवि कहते हैं अ पल्स इन द इंटरनल माइंड, नो लेस गिव समवेयर बैक द थॉट्स ऑफ बाई इंग्लैंड गिवन। आगे कवि कहते हैं कि वो जो है हमेशा अपने देश के लोगों के जो इंटरनल माइंड है, जो उनके मीन्स देश के लोगों का जो सोच है, वो हमेशा उसमें बने रहेंगे। और आगे कवि ने ये भी कहा है कि देश में जो कुछ भी है, उनकी जो सोच है, उनकी जो थॉट्स है, वो भी इंग्लैंड के द्वारा ही दिया गया है और वो लोगों के इटर्नल माइंड में हमेशा बने रहेंगे। एंड लास्ट जो हमारा लास्ट लाइनिंग यहाँ पे खत्म हो रहा है, इसमें कवि कहते हैं कि हर साइट्स एंड साउंड ड्रीम्स हैप्पी एज अ डे। कवि कहते हैं कि अगर मेरी मृत्यु हो जाएगी तो क्या होगा? जो दृश्य है, जो इंग्लैंड ने जो मुझको दृश्य दिए हैं, जो नज़ारे दिए हैं और जो आवाज़ें मुझको दी हैं, जो लाफ्टर जो है, जो हंसी मैंने अपने दोस्तों से सीखी है, जो विनम्रता मैंने पाई है अपनी इंग्लैंड की इस धरती से, जो शांति मैंने पाई है, वो सारे के सारे, वो सारे की सारी चीज़ें जो है मुझे खुशी से भर देंगी और मुझे मीन्स क्या, स्वप्न के रूप में उभरेंगी। तो ये सारी बातें कवि ने कही हैं कि अगर जो है एक सोल्जर, अगर मान लीजिए सपोज कीजिए अगर उसकी डेथ होती है तो उसमें ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि वो जहाँ कहीं भी मरेगा वो धरती हमेशा के लिए इंग्लैंड की हो जाएगी। ओके, तो यही था आपका कविता। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।